नमस्कार। शाम 7 बज चुके हैं, यानी कि वक्त तो चला है। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ ये डिटेल में जानने का 7 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। और ये बड़ी खबरें जिसमें 20 रुपए में वोटर आईडी कार्ड, वोटिंग से पहले किससे लगे झटके, इस पर भी करेंगे बात। दूसरी खबर, इंडी गठबंधन पर बरसे हैं वीडी, ये तीसरी खबर होगी। उसके अलावा शहर शहर हादसों का कहर भी देखने को मिला मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में। महिलाओं के मालिकाना हक को लेकर भी कई चीजें महत्वपूर्ण अपडेट। महिलाओं का बढ़ा मालिकाना हक, ये कौन सी खबर है, डिटेल में बात करेंगे। भोजशाला में आज क्या मिला, छठवीं खबर, इस पर बात करेंगे। और साथ ही श्री कृष्ण की हुई शिवानी, ये रोचक खबर आपको दिखाएंगे डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हादसे की। खरगोन से एक हादसे की खबर। एक मंदिर जा रहे एक बुजुर्ग को ट्रक ने रौंद दिया, बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो दिल दहलाने वाला है। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं जो खरगोन से मिली। इसी तरह से रायसेन से खबर आई जहां पर बोलेरो ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई। चूंकि हादसे के बाद ऑटो पलट गया था, 7 घायल हुए हैं। घायलों को भोपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर ने घायलों से इस बीच जाकर अस्पताल में मुलाकात की है। तो खरगोन और रायसेन में हादसे से जुड़ी दो तस्वीरें, जहां पर खरगोन में इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जहां पर एक बुजुर्ग जो कि मंदिर जा रहे थे पैदल, उन्हें एक ट्रक ने रौंद दिया और इस दर्दनाक हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ बोलेरो ने एक ऑटो को टक्कर मारी, ऑटो पलट गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 7 गंभीर रूप से घायल जिन्हें भोपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर जबलपुर से अगली खबर आपको दिखाते हैं जहां पर गेहूं की फसल में आग लग गई। करीब 50 एकड़ खेत में यह आग धीरे धीरे फैल गई। 5 एकड़ की गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। खेत का कचरा जलाने के लिए आग लगाई गई थी, लेकिन अचानक से खड़ी फसल जो कि कटाई के लिए तैयार थी, गेहूं की फसल, उसने ये आग पकड़ ली। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। कटंगी थाना क्षेत्र के बगसवाही की घटना है। 50 एकड़ का ये खेत और 5 एकड़ में लगी गेहूं की फसल इस आग की चपेट में आ गई और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूखी फसल है, चूंकि कटाई का समय आ चुका है, कई जगहों पर कटाई हो चुकी है और ऐसे में ये बड़ा नुकसान हुआ है। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बगसवाही इलाका है, वहां पर यह गेहूं का खेत, कचरा जलाने के लिए आग लगाई गई थी, लेकिन आग फैल गई और बड़े एरिया में अपनी चपेट में ले ली। लोकसभा चुनाव से पहले फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने फर्जी आईडी बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 5 महीने से फर्जी वेबसाइट से करीब 28,000 वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड बना रखा था। फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला 20 साल का युवक है। ये आरोपी बताया जा रहा है जिसकी उम्र मात्र 20 साल की है और फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाकर ये लोगों को दिया करता था। साइबर सेल ने इसे गिरफ्तार किया है भोपाल से। यही चिंता चुनाव आयोग की थी, यही चिंता चुनाव आयोग की थी कि इसका मिसयूज़ ना हो, इसीलिए उन्होंने हमको लिखा था। इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस ने इसमें FIR रजिस्टर की और इसके अंजाम तक पहुंचने के लिए हमने कार्रवाई की और मुख्य आरोपी को पकड़ा है, मास्टरमाइंड को पकड़ा। अभी तक का तो इसने सारा यूट्यूब से सीखा है, ऐसी जानकारी मिली है, और इसने 2-3 मित्रों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक का जानकारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। ग्वालियर चंबल के कई नेता हाथ का साथ छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। पार्टी का युवा दलित चेहरा माने जाने वाले देवाशीष जरारिया ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जरारिया भिंड लोकसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से नाराज थे। वे 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो वहीं ग्वालियर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह कंसाना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोनों नेता बीएसपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी में आते ही बीएसपी ने दोनों ही नेताओं को लोकसभा की टिकट दे दी। देवाशीष जरारिया को भिंड से तो कल्याण सिंह कंसाना को बीएसपी की तरफ से ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया गया है। तो 2 कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और दोनों ही को
बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। देवाशीष जरारिया को बीएसपी ने टिकट दिया है भिंड से, और वहीं ग्वालियर से भी जो कल्याण सिंह कंसाना कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए, इनको भी टिकट दे दिया गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सीट से प्रत्याशी वीडी शर्मा ने इंडी गठबंधन पर जुबानी हमला बोला है। वीडी ने कहा कि खजुराहो लोकसभा सीट पर फॉरवर्ड ब्लॉक के जिस प्रत्याशी का इंडी गठबंधन समर्थन कर रहा है, वे नक्सलवाद का समर्थन करते हैं और वे लोग देश विरोधी ताकतों के साथ काम करने वाले लोग हैं। ये दुर्भाग्य है, इंडी गठबंधन नक्सलवाद और आतंकवाद के समर्थकों का समर्थन कर रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी ने छोड़ी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार ने जब नामांकन भरा तो नामांकन फॉर्म में त्रुटियां थी, जिसके चलते उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। और ऐसे में अब यहां से इंडी गठबंधन ने फॉरवर्ड ब्लॉक के एक प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है और उसी पर निशाना साध रहे थे वीडी शर्मा। इंडी गठबंधन तो खुद मैदान छोड़ करके पूरी तरह से भाग गए, कांग्रेस भी भाग गई, सपा भी भाग गई। अरे फॉरवर्ड ब्लॉक ये वो लोग हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ काम करने वाले लोग हैं। इनका चरित्र वामपंथियों का क्या रहा है? ये घोर वामपंथी जो नक्सलवाद का समर्थन करने वाले लोग हैं। तो छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी नेताओं को नसीहत पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जमकर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा कि ये तानाशाह लोग हैं। विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह के चेहरे लाडली बहना स्कीम पर चुनाव लड़ा, सरकार आई तो चौथी लाइन के व्यक्ति को पर्ची से सीएम बना दिया। ऐसा ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया। ये संदेश क्या है? संदेश है कि ये तानाशाह हैं। विपक्ष के लिए तो ठीक है, लेकिन ये पार्टी के अंदर भी तानाशाही करेंगे। अमित शाह की भाषा बताती है कि हम तानाशाह हैं, अगर गड़बड़ की तो याद रखना हमारी विचारधारा कौन सी है। ये निशाना साधा है जीतू पटवारी ने अमित शाह को लेकर। ये डिक्टेटर लोग हैं। अभी देखो कि जब चुनाव हुए थे तो शिवराज सिंह के चेहरे पे हुए थे। जब रिजल्ट आए उसके बाद शिवराज जी को नहीं रखा। उन्होंने कहा कि कोई चौथी लाइन में बैठा उसको चिट्ठी का मुख्यमंत्री बना दिया। डिक्टेटरशिप थी। अमित शाह की भाषा ये बताती है कि हम तानाशाह हैं, अगर गड़बड़ की तो फिर याद रखना हमारी विचारधारा कौन सी है, ये बताया अमित शाह जी ने। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपनी नई टीम के गठन की तैयारी कर ली है। मामले को लेकर जीतू पटवारी का कहना है कि एमपी कांग्रेस टीम में योग्य कार्यकर्ताओं को रखेंगे। कांग्रेस की नई टीम में अब जमीनी स्तर पर अच्छा काम करना भी एक आधार होगा। पीसीसी चीफ ने आगे कहा कि 3 महीने पहले हमने मेहनत कर पार्टी को उभारने का काम किया है। पूरी पार्टी एक साथ है, हमारी टीम बनेगी और टीम में योग्य लोगों को शामिल किया जाएगा। 3 महीने लगातार बहुत मेहनत हुई है पार्टी को रनअप करने के लिए, इन परिस्थितियों से उभारने के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा करके चुनाव जीतने के लिए, और सब ने सामूहिक रूप से इसमें प्रयास किया है। क्योंकि जीतू पटवारी अकेले का इतना मादा नहीं है। पूरी पार्टी एकजुट, एक साथ, एक स्वर में बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से टीम बनेगी तो योग्य लोगों को उसमें लिया जाए। तो धार की भोजशाला में सर्वे का आज 27वां दिन रहा। एएसआई टीम के 14 अधिकारी और 31 मजदूरों ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सर्वे किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, माफ कीजिए, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही भोजशाला में आधुनिक तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिक लगातार सर्वे कर रहे हैं। एएसआई की टीम ने 22 मार्च से भोजशाला में सर्वे का काम शुरू किया था, जो बिना किसी अवकाश के लगातार जारी है। इस बीच हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा और आशीष गोयल सहित मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद खान ने कई दावे भी किए हैं। जानकारी के मुताबिक भोजशाला के सर्वे में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहता है। तो केंद्र सरकार के महिला आरक्षण 50% करने के बाद से अब अचल संपत्तियों पर महिलाओं का मालिकाना हक बढ़ने लगा है। यही वजह है कि बीते साल के मुकाबले महिलाओं के नाम अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री
ज्यादा हुई है। जबलपुर जिले में वित्त वर्ष 2023-24 में 50,160 अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई, जिनमें महिलाओं के नाम पर 35%, जबकि 65% पुरुषों के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई। रजिस्ट्री से प्रदेश सरकार को 560 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जो अब तक का सर्वाधिक है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की माने तो संपत्तियों की खरीदी और उसकी रजिस्ट्री पर महिलाओं को ज्यादा छूट मिलती है। ये बिल्कुल सही है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो अचल संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। जैसे लास्ट वित्तीय वर्ष की बात करें तो लगभग 50,000 रजिस्ट्रियाँ यहाँ हुई हैं, जिसमें से लगभग 18,000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा महिलाओं के नाम पर पंजीबद्ध हुई हैं। तो लगभग 35% से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हैं जो महिलाओं के नाम पर पंजीबद्ध हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 की खास पेशकश सूर्यवंशी का सूर्य तिलक। 17 अप्रैल का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया, तो इसके साथ ही इस दौरान सूर्य तिलक का अद्भुत नजारा भी दुनिया भर ने देखा। तारीख 17 अप्रैल 2024, दिन बुधवार, अवसर रामनवमी, स्थान अयोध्या। सत्रह अप्रैल 2024 यानी कि बुधवार का दिन विश्व के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ। अवधपुरी में 500 सालों के बाद बुधवार को वह शुभ अवसर आया जब नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला का पहला जन्मोत्सव मनाया गया। सदियों के बाद नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में रामलला का राजोपचार पूजन हुआ। बुधवार की सुबह उत्तिष्ठ राघवम की गूंज से प्रभु श्री राम को जगाया गया। रामलला को सोने चांदी के रथ, हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्र आदि समर्पित किए गए। वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के साथ साथ अयोध्या में नृत्य गीत के कई आयोजन दिखे। रामनवमी पर अयोध्या के साथ पूरा देश और विश्व भी राममय हो गया। रामनवमी पर अयोध्या राम मंदिर को तड़के 5 बजे भक्तों के लिए खोल दिया गया, तो वहीं रात 12 बजे तक मंदिर के पट दर्शन के लिए खुले रहेंगे। भव्य राम मंदिर में यह पहली बार है जब रामनवमी पर रामलला की पूजा की गई, तो वहीं सूर्य तिलक के साथ यह पावन अवसर और भी खास बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो जबलपुर की बात करें, जबलपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। देश भर में पहले चरण पर मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। ये देखिए। आज रामनवमी की मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को उनकी खुशहाली और प्रगति के साथ भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे और रामनवमी की सबको बधाई। जबलपुर खास करके हमारे लिए आज एक पहले चरण के चुनाव का एक तरह से केंद्र बिंदु भी था और 6 लोकसभा हमारी अपनी मध्य प्रदेश की 4 चरणों के चुनाव में से खासकर सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, जहां परसों प्रातः 7 से सायंकाल 6 बजे तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी। हमारे लगभग 1 करोड़ मतदाता इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपना योगदान दे करके यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार का जनादेश प्राप्त करेंगे, ये मान करके हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी की सारी तैयारियां की है। और जिस प्रकार का वर्तमान का समय चल रहा है, हम सब जानते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री का ये तीसरे समय का निर्वाचन, तीसरी बार का,
आज रामनवमी का पवित्र दिन है। आज का दिन और ऐतिहासिक है। भगवान राम अभी तक के जितने निर्वाचन हुए वो टेंट में बैठकर हुए थे। अब पहली बार वो अपने अयोध्या में स्वयं के गर्भगृह में बैठ कर के भगवान राम न केवल मुस्कुरा रहे हैं बल्कि सूर्य तिलक लगा करके दोपहर 12 बजे आज जो जन्मदिन का जो मनाया गया है पूरे विश्व को सनातन संस्कृति की आभा कीर्ति से आलोकित कर रहा है। मैं अपनी ओर से खासकर प्रथम चरण की सभी 6 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया था, लगभग 40 से अधिक सभाएं लेकर के 30 से अधिक रोड शो और 25 से अधिक हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन के कार्यक्रमों में शामिल हुआ। हमारे अपने इस पूरे अभियान के केंद्र बिंदु में यशस्वी प्रधानमंत्री आप सबकी जानकारी में है। ऐतिहासिक रोड शो हमारे जबलपुर में रानी दुर्गावती की नगरी में गौरवान्वित करते हुए एक रिकॉर्ड बना है जो भूतो न भविष्यति। इसी के साथ साथ हमारे गृह मंत्री बीती रात छिंदवाड़ा की धरती पर रात वो रहें और कल का उनका रोड शो भी अभी तक के हमारे अपने खास करके महाकौशल के इस बेल्ट में गृह मंत्री के द्वारा किया गया रोड शो अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चलिए एक बार फिर से रामलला के सूर्य तिलक की बात करते हैं। 2024 की रामनवमी कुछ खास रही। सूर्य तिलक का नजारा जिसने भी देखा वो आह्लादित है। प्रभु श्री राम के माथे पर पड़ने वाली पहली सूर्य किरण के साथ भारत का एक नया युग शुरू हो गया है। बुधवार को पूरे विश्व के राम भक्तों ने इस रामनवमी पर एक अलौकिक दृश्य देखा। राम भक्तों का मन तब भाव विभोर हो उठा जब प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ। ठीक 12:02 को सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ी। 4 मिनट तक रामलला का सूर्य की किरणों से तिलक हुआ, जिसे देखने वाला हर एक व्यक्ति राम की भक्ति में लीन हो गया। वाकई यह अपने आप में एक अनोखा पल था जब खास तरह के 9 शुभ योग में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। हम यहाँ पे आए थे वही लीला देखने के लिए और आज हमें देख के बहुत खुशी हो रही है और सुरक्षित यहाँ की जो सिक्योरिटी है बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने मैनेज कर रखा है। यहाँ अच्छी अनुभूति हुई। पिछले 1 सप्ताह से जब से ये सूचना हुई थी तब से हम लोगों ने भी तमाम माध्यमों से सूचना फैलाई थी। आज सब लोगों ने लाइव देखा 12 बजे से। बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। तो सूर्य तिलक का यह अद्भुत नजारा पूरे विश्व ने देखा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी सभा के बीच में यात्रा के दौरान सूर्य तिलक देखा और एक्स पोस्ट पर इसे लेकर पोस्ट भी किया और देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि मैंने नलबरी रैली के बाद रामलला का सूर्य तिलक देखा है। करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे लिए भी ये पल भावनात्मक था। अयोध्या की रामनवमी ऐतिहासिक घटना है और आशा करता हूं कि सूर्य तिलक के साथ हमारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी और भारत को नए शिखर पर पहुंचने के लिए भी ये प्रोत्साहित करेगी। तो सूर्य तिलक का यात्रा के दौरान दर्शन करने के बाद पीएम मोदी असम पहुंचे। पीएम मोदी ने असम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 500 साल बाद श्री राम अयोध्या में अपना बर्थडे मना रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा के दौरान क्या कुछ कहा। आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए
अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। तो आपने सूर्य तिलक का खूबसूरत नजारा भी देखा, लेकिन अब आपको इसके पीछे की साइंस के बारे में बताते हैं कि ये इतना आसान नहीं था। आखिर ये दिव्य सूर्य तिलक मुमकिन कैसे हो पाया। राम मंदिर में हुआ सूर्य तिलक विशिष्ट वास्तुकला का उदाहरण है। ठीक रामनवमी के दिन दोपहर के समय सूरज की एक किरण ने रामलला की मूर्ति के माथे को रोशन किया। इसके पीछे एक खास विज्ञान है। दरअसल यह दर्पण और लेंस के एक नए सिस्टम की वजह से हुआ। इसके लिए अष्टधातु के 65 फीट लंबे 20 पाइप लगाए गए थे। इनमें फिल्टर भी लगाया गया, जिससे गर्म किरणें रामलला पर ना पड़े। इस खास गियर बेस्ड सूर्य तिलक मैकेनिज्म में बिजली, बैटरी या लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट सूर्य तिलक में गियर बॉक्स, रिफ्लेक्टिव मिरर और लेंस की व्यवस्था इस तरह से की गई कि मंदिर के शिखर के पास तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक लाया गया। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूर्य तिलक मैकेनिज्म को 2 साल में तैयार किया। इस मैकेनिज्म की मदद से अब हर साल और इसी के साथ हर वर्ष प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो भले ही रामलला की प्रतिष्ठा जनवरी महीने में हुई हो, लेकिन इस अद्भुत जो आज चीजें हुई है, सूर्याभिषेक किया गया है, इसकी तैयारी पिछले 2 साल से चल रही थी और तमाम अलग अलग देश के जाने माने वैज्ञानिक इस पल को साकार करने के लिए लगे हुए थे। और आखिरकार जब आज ये पल हुआ तो ये दिव्य और भव्य नजारा देखकर पूरी दुनिया भाव विभोर हो उठी। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।